हमास, हिजबुल्लाह, हुती, अल-कायदा या आईएसआईएस हो, ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है, ये एक थॉट है, ये एक विचार है। और इस विचार के चलते पूरी दुनिया इस समय कई भागों में बँट गई है। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने आज सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। सर, अभी हाल-फिलहाल में हमास के जो ऑफ़िशियल हैं, उसके वहाँ से एक ट्वीट आया है मौसा अबू मार्ज़ुक का। प्रोनंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, मगर नाम यही है, मौसा अबू मार्ज़ुक। उन्होंने ये बोला है, उसने ये बोला है, मैं उन्होंने नहीं बोलूँगी, उसने ये बोला है कि जो टनल्स गाज़ा में जो बनाए गए हैं, वो सारे टनल्स जो हैं, वो सिविलियंस के लिए नहीं हैं, वो हमास फाइटर्स के लिए हैं। और जो सिविलियंस की बात जब वो करता है, तो ये कहता है कि जो सिविलियंस है, उनको बचाने का काम हमारा नहीं है, वो उसमें यूएन आए। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि यूएन सिविलियंस को बचाने के लिए उनको यूएन चाहिए और अपने जो उनके गाज़ा के जो हमास के जो टेररिस्ट हैं, उनको बचाने के लिए वो कहते हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी, वो हमारे और सिविलियंस की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वो बात हुई कि चिट भी मेरी और पट भी मेरा, दोनों चीज़ें मुझे चाहिए। आप इज़राइल के अंदर सिविलियंस को मार रहे हैं, क्या आपने इज़राइल के आदमी से लड़ाई की? नहीं की। आपने सिविलियन को मारा और जब इज़राइल आपको मारने आए, क्योंकि आप टेररिस्ट हैं, तो आप अपने लोगों को लेकर के टनल में छुप गए और टनल के ऊपर सिविलियंस को बिठा दिया, औरतों को बिठा दिया, बच्चों को बिठा दिया। और अब कहते हैं कि ये जो ड्यूटी है इनको प्रोटेक्ट करने की, वो है यूएन की। यूएन की जो ड्यूटी है वो है वार को रोकने की, और अगर किसी ने वार स्टार्ट किया है तो उसके ऊपर यूएन को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यूएन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल गया है, या उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद नहीं है, या यूएन की रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। और ये जो इनकी स्टेटमेंट है, बड़ी ही विचित्र टाइप की है, अजीब टाइप की स्टेटमेंट है। आप दूसरे सिविलियन को मारेंगे, अपने सिविलियन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसके लिए कहेंगे दूसरा आया उनको बचाए। क्यों बचाए भाई? इजराइल क्या मरने के लिए बैठा है? ह्यूमैनिटी है, आप आदमी हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, आप इजराइल से लड़ाई करते हैं तो सामने लड़िए, क्योंकि आप कमजोर हैं, क्योंकि आप के अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि आप झूठे हैं। आपका जो वार चल रहा है इजराइल के साथ, वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, और आप अपने सिविलियन को सामने खड़ा करके वार लड़ते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत से मुस्लिम ऐसा वार करते थे, ऐसी टाइप की एक्टिविटीज होती थी। अगर आप मुगल के टाइम की बात ले लें या इन्वेडर्स की बात ले लें, तो कुछ इन्वेडर्स अपने आगे गाय लेके आ जाते थे, ताकि क्योंकि हिंदू गाय के ऊपर अटैक नहीं करते, और वो वार को जीत जाते थे। और कुछ जो लोग आते थे, या इवन जो मुस्लिम आते थे इंडिया के अंदर, मुस्लिम मेन इन्वेडर्स आए इंडिया के अंदर, वो औरतों पे अटैक करते थे, उनके घरों पे अटैक करते थे, बच्चों को मारते थे, औरतों को मारते थे, रेप करते थे उनसे, और जो इंडियन फोर्सेस थी उनका ध्यान बढ़ जाता था, इसीलिए वो वार को लूज कर जाते थे। और दूसरी तरफ जब मुगल थे, मुगल क्या करते थे? मुगल भी यही काम किया करते थे, और जो उनके सामने खड़े होते थे, नॉर्मली राजपूत खड़े हुए राजस्थान से, तो राजपूत क्या करते थे? अपने बच्चों और सबको इकट्ठा कर लेते थे महल के अंदर या अपने किले के अंदर, और फिर लड़ाई करते थे। उनके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, इसीलिए। लेकिन मुगल से राजपूत काफी साल लड़ते रहे। अब जो ये वार चल रहा है इजराइल और हमास का, इसके ऊपर मुझे चाहिए कि मैं बताऊं लोगों को कि क्या होना चाहिए, कि लोगों को कुछ सीख चाहिए इंडियन हिस्ट्री से। बिल्कुल। इंडिया के राजा क्या करते थे? लड़ाई के टाइम इनको छोड़ दिया करते थे। आप पृथ्वीराज चौहान की बात कर लीजिएगा, उन्होंने 13 बार इन्वेडर जो था उसको छोड़ दिया, 12 बार छोड़ दिया, 13वीं बार पृथ्वीराज चौहान हार गए। इजराइल भी ये गलती करता रहा इतने साल तक, इनको छोड़ता रहा, इन पे तरस खाता रहा कि नहीं अब ये सुधर जाएंगे। और ये जो इस टाइप पे अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, इसीलिए हुआ, क्योंकि इजराइल को लगा कि ये जो लोग अब सुधर गए हैं, अपने लोगों का वेलफेयर चाहते हैं, उनकी बेटरमेंट, लेकिन वो हुआ नहीं। यानी कि सांप सांप ही होता है, और उन्होंने दोबारा इजराइल को डस लिया। और अब इनका जो लीडर है वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम दोबारा से ऐसी बात करेंगे, दोबारा से इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे अगर हम बच गए। हाँ, मैं इसी पे आऊँगी सर। मतलब एक मैंने आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने आपका बताया मौसा अबू मार्ज़ुक का, एक दूसरा और ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है गाजी हमाद का, और उसने बोला है कि 7 अक्टूबर जैसा जो अटैक है हम बार-बार करेंगे और तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि इज़राइल खत्म नहीं हो जाता।
ये क्या माइंडसेट है और क्या ये वही चीजें जो हमने झेली है इतने सालों से, जब मुगल हमारे ऊपर अटैक इन्होंने किया था, जितने आक्रांता थे हमारे ऊपर। देखो हमने 1300 साल इन्वेडर्स को झेला है और बिल्कुल। अब हमारे लोगों को कुछ समझ आई है, कुछ हद तक, मैं नहीं कहता पूरी समझ आई है, काफी लोग कुछ समझ गए हैं कि ये कौन है, कैसे है, क्या इनकी सोच है। और इजराइल, मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा ऐसी गलती करेगा। इजराइल के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वार को खत्म करे, लेकिन इजराइल कहता है मैं वार खत्म नहीं करूंगा जब तक हमास खत्म नहीं होगा। इसके अंदर या तो हमास खत्म होगा या इजराइल खत्म होगा, और अगर ये लड़ाई चलती रही तो हमास खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर वहां पे बच्चे और औरतें बैठी हैं, इजराइल ने कहा है कि आप अपने बच्चे और औरतों को यहाँ से चले जाइए, फैमिलीज चले जाए, यहाँ से सिविलियन चले जाए, लेकिन अगर हमास उनको रोकता है तो ये हमास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमास उनको मार रहा है, इजराइल नहीं मार रहा। और अगर ये वार अभी तक चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि ये औरतें और बच्चे बैठे हैं और इजराइल उन पर तरस खा रहा है। लेकिन इजराइल ने ठान लिया कि जो यहाँ पे 20 लाख के करीब लोग बैठे हैं गाजा के अंदर, इनको इजिप्ट भेज कर दम लेगा और इजिप्ट भेजेगा। और एक बार इजराइल इसमें सक्सेस हो जाता है कि यानी कि सिविलियंस को अलग करने में सक्सेस हो जाता है जो यहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 दिन ऊपर वार चलेगा। वार इमीडिएटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे पीछे बात कर रहे थे प्लास्टिक बॉम्ब्स की, टनल के ऊपर डालने की, और हाँ स्पंज बॉम्ब्स हो गए, या दूसरी तरफ इजराइल हो सकता है कि जो टनल्स हैं वहां पे पॉइजन कर दे सबको, ताकि जितने लोग हैं मर जाए। लेकिन इजराइल सिर्फ वेट कर रहा है 2 चीजों की। हाँ हाँ, कमिंग बैक टू, जैसे अब मैं सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। हाँ जी, जैसे आपने बोला कि हो सकता है कि वो पॉइजन भी कर दे, लेकिन जो टनल्स हैं उसमें सपोजिटली जो होस्टेजेस हैं इजराइल की वो भी तो हैं, तो क्या इजराइल उनको सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है? वेट करेगा, तभी इजराइल वेट कर रहा है। मतलब इजराइल पहले कोशिश करेगा इनको निकालने की, और कुछ न्यूज आ रही है कि शायद ये कुछ लोगों को छोड़ दें या इनको छुड़वा लिया जाए कतर के को बीच में ला करके। और इजराइल सिर्फ इसी चीज की वेट कर रहा है कि एक बार अगर सिविलियंस यहाँ से हट जाए तो इजराइल टनल्स में भी घुस जाएगा। और मुझे लगता है कि जो मिलिटेंट्स हैं, एक्चुअली देखो मिलिटेंट बड़े कमजोर टाइप के हैं। हमने भी देखा मिलिटेंट्स को, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब इनके हाथ में बंदूक होती है, जब कब्जे में आते हैं तो गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, चूहे बिल्ली बन जाते हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान में होते हैं या बाकी कंट्री में होते हैं, तो एक बार अगर इजराइल अपने होस्टेजेस को छुड़वा लेता है तो मुझे लगता है कि ये वार इमीडिएटली खत्म हो जाएगा, और हमास को खत्म करके ही इजराइल दम लेगा। और उसको खत्म भी करना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक थ्रेट बने हुए हैं पूरी यूनिवर्स को, पूरी सोसाइटी को। और ये नहीं है कि जो हमास के लोग हैं ये इजराइल के खिलाफ है, ये जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये इजराइल के खिलाफ तो है ही, ये क्रिश्चियंस के खिलाफ है, साथ हिंदुओं के भी खिलाफ है, ये सबके खिलाफ है। और देखा जाए तो इवन ये मुस्लिम के खिलाफ है, इनको मौका लगे तो मुस्लिम को भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल की तरफ में आऊंगी सर, कि हुती और हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट कर रहा है इस समय, जो कि शिया पॉपुलेशन जिनकी है, मतलब जो शिया पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, और उसमें जो है यूएस जो है इस समय, वो उनको ईरान के ऊपर डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? देखिए ऐसा है कि ईरान डायरेक्टली वॉर नहीं लड़ना चाहता। उसको पता है अगर डायरेक्टली वॉर लड़ूंगा तो मेरे को मारा जाएगा, मैं मर जाऊंगा। इसीलिए उसने हिजबुल्लाह और हाउती, जो यमन में हाउती यमन में बैठे हैं और हिजबुल्लाह बैठे हैं सीरिया के अंदर, इनको यूज कर रहा है, इनको आर्म्स दे रहा है और इनसे इसराइल के ऊपर अटैक करा रहा है। और यूएस को पता है कि इनको ईरान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर अभी यूएस एक्शन नहीं ले पा रहा क्योंकि उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कतर की, ये जो जितने मिलिटेंट है या मिलिटेंट ग्रुप्स हैं सारे के सारे कतर में बैठे हैं, लेकिन यूएस उनके ऊपर भी एक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि जो कतर है वो अपने कार्ड्स बड़े प्रॉपर तरीके से, या समझो कि बड़े साजिश के तरीके से उसने प्रेजेंट किए हुए हैं। कतर हमेशा इसराइल को भी सपोर्ट करता रहा, हमास को सपोर्ट करता रहा, हमास को पैसा दिया उसने, लेकिन इसराइल को भी गुड बुक्स पे रखा। और सेम बात उसने ईरान को भी गुड बुक्स में रखा साथ में उसने यूएस को भी गुड बुक्स में रखा, क्योंकि उसने अपनी एक बेस है, एयर बेस अल उदैत, वो यूएस को दी हुई है, और यूएस के वारशिप भी वहां खड़े हैं, यूएस के प्लेन्स वहां खड़े हैं। तो जहां तक अब ईरान की बात करें, मुझे नहीं लगता ईरान ज्यादा देर तक बच पाएगा, क्योंकि ये जो वार है
जिस तरीके से फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो सबसे पहली कंट्री जो सामने आ रही है वो आ रही है ईरान, और दूसरी जो कंट्रीज वो सामने आ रही हैं वो है सीरिया। सीरिया तो इसलिए आ रहा है कि सीरिया के अंदर वैसे ही वॉर चल रहा है, लेकिन जो मेन कंट्री पीछे हैं वो है चाइना और यूएस और रशिया, साथ में टर्की कुछ हद तक है। तो इनमें से जो ईरान आता है वो आइसोलेटेड है, तो ईरान के ऊपर मुझे लगता है बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा यूएस के द्वारा, और यूएस ने अपने वारशिप वहां भेजे हुए हैं, 2 उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो खड़े हैं गल्फ के अंदर, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर मुझे लगता है कि और वहां पे लेके आने की कोशिश की जा रही है, ताकि यूएस की फोर्सेस स्ट्रेंथन हो। और साथ में यूएस इसलिए भी डिस्टर्ब है कि जो हौतीस है और हिजबुल्ला है, उन्होंने यूएस के ऊपर भी मिसाइल फेंकी है, तो यूएस अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। थर्ड, जो उनका मिसाइल सिस्टम है उसको और मंगा रहा है इस एरिया के अंदर, मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है अपनी सेफ्टी के लिए, साथ में इसराइल की सेफ्टी के लिए। और यूएस इसराइल के साथ सॉलिडली खड़ा है, क्योंकि यूएस को पता है कि अगर यहाँ से इसराइल हटेगा तो उसका भी खात्मा हो जाएगा या उसकी एंट्री खत्म हो जाएगी गल्फ के अंदर, और यूएस इसलिए इसराइल को पूरे दम से सपोर्ट कर रहा है। और जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, हिजबुल्ला को या हौतीस को, उनके खिलाफ यूएस एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर रहा है। और लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये मिक्स रहते हैं, यानी कि सिविलियन पॉपुलेशन के साथ रहते हैं, तो इनको ट्रैक करना और इनको टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ईरान इस युद्ध के अंदर एंटर कर जाता है तो ईरान का तो ये सफाया कर सकते हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट को मार सकते हैं, उनकी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जब तक ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो तो यूएस ईरान के ऊपर एक्शन लेने से कतराएगा, क्योंकि साथ में नाम के लिए यूएन भी बैठा हुआ है। तो लेकिन जो सिचुएशन चल रही है गल्फ के अंदर, एक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन हो गई है। मतलब एक तरफ से कोशिश की जा रही है कि वॉर खत्म हो, और दूसरी तरफ से इजराइल पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वॉर में ज्यादा आगे ना बढ़े। लेकिन इजराइल के लिए मजबूरी है, जैसे हमास के लोगों ने स्टेटमेंट दी है कि हम तो तुम्हें खत्म कर देंगे, तो भाई हम इजराइल को मरने के लिए थोड़ी बैठा है। और लेकिन दूसरी एक और मैं बात बताऊं, यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ जो पैलेस्टीनियंस है वो पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये जो आपके पैलेस्टीनियंस है पाकिस्तान चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बर्बादी में कोई देर नहीं होगी। और अगर हम किसी गल्फ कंट्री की बात करें, कोई भी गल्फ कंट्री किसी भी पैलेस्टीनियंस को अपनी कंट्री के अंदर लेना नहीं चाहता या लेना पसंद नहीं कर रहा। सिर्फ जिसकी मजबूरी है जॉर्डन की, जो जिसका बॉर्डर लगता है पैलेस्टीन के साथ, और दूसरी तरफ आपके इजिप्ट की। इन दोनों कंट्री में पहले ही बहुत से पैलेस्टीनियन बैठे हैं, लेकिन बाकी कोई किसी भी पैलेस्टीनियन को अपनी कंट्री में लेना चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि जो वार चल रहा है इस टाइम पे हमास और इजराइल का, ये शायद कुछ और लंबा चलेगा, अनलेस यूएस इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि सर कमिंग टाइम्स में यूएस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि उसका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट है हर जगह से। मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि हाँ जी, हाँ नहीं, अब कतर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यूएस ने भी कतर से कहा है कि आप यहाँ से इनसे अलग हो जाओ, जो आप हमास को सपोर्ट करते हैं। तो कतर ने कहा कि मैं पहले जो यहाँ पे बैठे हैं, जो हमास के कब्जे में जो पहले इजरायली बैठे हैं, हॉस्टेज बैठे हैं, उनको छुड़वा लें, फिर हम हमास के खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन अब एक बात क्लियर हो गई है कि जो कतर एक टाइप के मैजेस्टिक था, डिफरेंट टाइप का रोल प्ले कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि यूएस उसको इस टाइप का रोल प्ले करने की परमिशन देगा। या जैसे हमास के जो लीडर थे, मेन लीडरशिप, वो बैठे कतर के अंदर, और इससे पहले जो आपके तालिबान थे वो भी कतर में बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि यूएस इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा ताकि जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इनका सफाया किया जा सके। बहुत ज़रूरी है सर एक्शन लेना, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये कहीं पे एंड होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और उसके बाद में जिस तरीके से हमास की तरफ से उनके जो ऑफिशियल्स हैं, जिस तरीके के ट्वीट्स आ रहे हैं, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो बहुत डरावने हैं। और मुझे लगता है कि अच्छा ये बताइए सर कि हमास को इतनी ताकत मिल कहाँ से रही है? देखो हमास को जो मेन पैसा, स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? बिल्कुल जो मेन पैसा मिला वो मिला कतर से, और जो आर्म्स, और साथ में चाइना ने भी इनको कुछ पैसा दिया। साथ में जो इनको आर्म्स मिले वो मिले ईरान से, साथ में रशिया से और चाइना से। कुछ सऊदी कंपनियां हैं जहां से इन्होंने आर्म्स परचेज किए हैं इलीगली,
इलीगली हो सकता है क्योंकि सऊदी तो इनको सपोर्ट नहीं करता, हमास को। और एक्चुअली अगर सारी गल्फ कंट्री की बात करें, कोई भी गल्फ कंट्री हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन को पसंद नहीं करती, क्योंकि गल्फ कंट्री ज्यादातर रिच है और वो अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं ताकि उनकी कंट्री स्ट्रांग हो। अगर ये कंट्री वॉर में इन्वॉल्व हो जाती है या यहाँ पे टेररिज्म फैल जाता है तो एक तो इनकी जो रिजीम्स है वो कोलैप्स हो सकती हैं, और दूसरी बात है कि इनकी जो इकोनॉमी है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो सकती है। और इसीलिए ये जो कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज जो रिच है ऑयल के अंदर, ये सेफ खेल रही है, यानी कि किसी से को नाराज नहीं करना चाहती, किसी मिलिटेंट ग्रुप को भी नाराज नहीं करना चाहती, और इसीलिए इनडायरेक्टली ये हमास को सपोर्ट कर रहे हैं ओपनली। लेकिन हिडनली कोई भी हमास के साथ नहीं है, कोई हमास को सपोर्ट नहीं करना चाहता, ईरान को छोड़ करके। ईरान की मजबूरी है क्योंकि एक तो वो शिया कंट्री है, और दूसरी बात ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी है। मैं एक और बात बता दूं यहाँ पे, जब पुराने टाइम में शाह हुआ करते थे तो शाह के इजराइल के साथ बड़े क्लोज रिलेशन हुआ करते थे, और शाह के टाइम में, जबकि शाह भी तो शिया था ना, और जो अपना ऑयल बेचा करते थे, जो उनका ऑयल जाता था यूरोप के अंदर, वो जाता था ईरान के थ्रू, सुएज कनाल को बाईपास करके, क्योंकि सुएज कनाल से जो ऑयल वगैरह जाता है, चीजें जाती हैं, उसमें पैसा लगता है, टैक्स लगाते हैं वो, तो ईरान के थ्रू अपने ऑयल को यूरोप में भेजा करते थे। ईरान के उस टाइम पे बड़े अच्छे रिलेशन थे, इजराइल के रास्ते के थ्रू इजराइल के बड़े अच्छे रिलेशन थे ईरान के साथ भी। लेकिन जब से वहां पे इस्लामिक रिपब्लिक आई है ईरान में, या इस्लामिक रूल आया, तब से इजराइल और ईरान के रिलेशन खराब हुए। बहुत मतलब इतना कंफ्यूजिंग सिनेरियो इस समय बना हुआ है, और देखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता सर, जैसे आपने बोला था कि वॉर जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनको वो पहले देखेंगे। और आज भी आपने जो करंट सिचुएशन जो चल रही है उसके बारे में आपने बताया, और आगे भी मुझे लगता है कि इसी टॉपिक पे हम लोग वीडियोस बनाते ही रहेंगे, क्योंकि ये बहुत एक कहते हैं ना ज्वलंत मुद्दा बना है इस समय, पूरी दुनिया जहाँ पे जल रही है, और जिस तरीके से भारत में भी कुछ जी। लेकिन एक और बात है ना, साथ में नई नई डिटेल्स आ रही है बाहर। एग्जैक्टली पहले जैसे इशू आया था कि ईरान का तेल कहाँ से आता है, हमने उस पर डिस्कस किया था पिछली बारी, सॉरी इजराइल का तेल कहाँ से आता है ना। फिर ये आ रहा है कि क्योंकि टाइम के साथ साथ बहुत सी चीजें बाहर आ रही हैं, नई नई चीजें, कि कौन किसका क्या रोल है, किसका क्या रोल है। तो मैं व्यूवर्स से यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज ट्यून इन करके रहिए, बहुत सारे रेवलेशंस और बहुत सारे अपडेट्स जो हैं सूद सर आपको समय समय पर देते रहेंगे, मैं भी साथ में आती रहूंगी सूद सर के, और जितना हमसे कोशिश हो पाएगी, हम जितना भी ज्यादा बता सकते हैं आपको, हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच सूद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।